हेलो डियर एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर अभिषेक गौतम आप सभी का द रैंकर्स पर स्वागत करता हूं। तो आज द रैंकर्स एचपी पटवारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा है, जहां पर जनरल स्टडीज़ के 4 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट प्लस साइंस के लिए हम हर रोज़ या बीच बीच में एमसीक्यू डिस्कस करते रहेंगे। तो इसमें 4 सब्जेक्ट जीएस के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी रहेंगे। साथ ही साइंस से भी रिलेटेड हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो हमारी क्लासेस टॉपिक वाइज रहेगी और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि हम बीच में से क्लासेस स्टार्ट करेंगे या बीच से टॉपिक उठाएंगे, हर टॉपिक बारी बारी से उठाया जाएगा। तो आज की क्लास एंशिएंट हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी पर चलेगी। HPRCA पटवारी प्रैक्टिस सेट। आज की हमारे टॉपिक वैदिक लिटरेचर, एंशिएंट बुक, ऑथर्स, ट्रैवलर्स और इंस्क्रिप्शन पर रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से आप सबकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक अष्टाध्यायी? इसका राइट आंसर पाणिनि है। लेकिन हमारी सीरीज डिस्कशन सीरीज है, तो हमारा मेन मोटो सही आंसर पता करना नहीं है, लेकिन साथ ही इस टॉपिक को रिवाइज भी करना है एक्टिव रिकॉल में, और साथ ही इन सभी ऑप्शंस के क्या क्या सही आंसर है वो भी पता करेंगे आज। तो अष्टाध्यायी तो लिखी पाणिनि जी ने, तो पतंजलि जी ने क्या लिखा? इन्होंने, आप नोट करते चलिएगा, महाभाष्य और योग सूत्र लिखा। वहीं कलहन जी ने राजतरंगिणी लिखी। और कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहा गया, जो गुप्त काल से जुड़े हुए मौर्य काल से जुड़े हुए हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी। तो पहला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि जी। लेकिन हमने साथ में ये भी पता किया कि पतंजलि जी ने महाभाष्य और योग सूत्र लिखा, कलहन जी ने राजतरंगिणी और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी। इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिया रहेगा। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना पाणिनि जी ने की थी। इसमें संस्कृत भाषा के नियमों का वर्णन मिलता है। तो पाणिनि जी को संस्कृत व्याकरण का जनक भी कहा जाता है। किसका? संस्कृत व्याकरण का। तो आप देखिए कि हमने एक ही क्वेश्चन से, एक ही स्लाइड से कितने सारे फैक्ट इकट्ठे कर लिए हैं। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखी, अष्टाध्यायी और पाणिनि जी को संस्कृत व्याकरण का जनक भी कहा गया। पतंजलि ने महाभाष्य और योग सूत्र लिखा, कलहन ने राजतरंगिणी और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी। और कौटिल्य खुद कौन से क्लैन के थे, किस टाइम के थे? तो ये मौर्य काल के थे। अगला प्रश्न, अथर्ववेद, 4 वेद है, उसमें से ये एक वेद है। तो अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त किस कांड में मिलता है? इन विच कांड ऑफ द अथर्ववेद इज पृथ्वी सूक्त फाउंड? 8वां, 10वां, 12वां, 15वां? आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसका राइट आंसर है 12वां सूक्त। लेकिन ये है क्या, इसके बारे में समझते हैं।
सो पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के 12वें कांड में मिलता है, जिसका पृथ्वी और मानव जीवन का वर्णन किया गया है, जिसमें मानव और पृथ्वी का वर्णन मिलता है। लेकिन हमारा मोटो है डिस्कस करना, तो सबसे पहले अथर्ववेद। चार वेदों में से एक है, तो ये वेद है। अथर्ववेद में 20 कांड है, जिसमें 12वें कांड में पृथ्वी सूक्त लिखा गया है, और इसमें 730 सूक्त मौजूद हैं। और अथर्ववेद किससे जुड़ा है, ये किस प्रकार की जानकारी हमें देता है, तो अथर्ववेद मनुष्य के जीवन की जुड़ी हुई समस्याओं, बीमारियों, इनके निवारण के लिए हमें बताता है, इसका वर्णन हमें मिलता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आयुर्वेद अथर्ववेद से ही निकला है, या इसी का ही मूल स्रोत है। मूल स्रोत अथर्ववेद। सो हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या जाना। सबसे पहला, अथर्ववेद 4 वेदों में से एक है, इसके 20 कांड है, 730 सूक्त है। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, वो है पृथ्वी सूक्त, जो कि 12वें कांड में आता है। और आयुर्वेद का मूल स्रोत भी अथर्ववेद है। सो अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है। राजतरंगिणी इज रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ विच रीजन, मगध, कश्मीर, गुजरात, मालवा। तो राजतरंगिणी में कश्मीर और हिमाचल के राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें चंबा और कांगड़ा के राजाओं की पूरी जानकारी हमें मिलती है, उनकी वंशावली का भी विवरण यहाँ मिलता है। तो इसका सही उत्तर कश्मीर रहेगा। और ये लिखी किसके द्वारा गई थी, ये लिखी गई थी कलहन द्वारा, जो कि पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया था। ये देखिए, राजतरंगिणी की रचना कलहन ने की थी, और ये कश्मीर के राजाओं का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करता है। तो अगला प्रश्न, कथा वस्तु इंपॉर्टेंट है, किस धर्म के साहित्य से संबंधित है। कथा वस्तु बिलोंग टू विच रिलीजन लिटरेचर, जैन, बौद्ध, वैदिक, शैव। आंसर आपको पता है कि बौद्ध धर्म है, लेकिन बौद्ध धर्म में कथा वस्तु ही क्यों आया, और जैन धर्म में क्या होता है, फिर वैदिक धर्म में क्या है, और शैव धर्म में क्या है। क्योंकि हमारा मोटो है डिस्कस करना, इस क्लास का मोटिव ये है कि डिस्कस करना। तो हम पूरा इस क्वेश्चन को तोड़ेंगे और देखेंगे कि बाकी ऑप्शन से हमें क्या आंसर मिलता है, और बौद्ध धर्म में भी इसका कहाँ जैसे हमें विवरण मिलता है। तो सबसे पहले जैन धर्म की बात करें, तो जैन धर्म में साहित्य के नाम पर हमें मिलता है आगम। इसके 12 अंग और 12 उपअंग मौजूद हैं। बौद्ध धर्म में पिटक मिलते हैं, जो कि इनका साहित्य है। इसी पिटक में 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक
और अभिधम पिटक। और इसी अभिधम पिटक का पार्ट है कथा वस्तु। अब शैव की बात करें तो शिव पुराण एवं लिंग पुराण इससे जुड़े हुए हैं। वहीं वैदिक में हमें याद है 4 वेद, फिर 18 पुराण, 108 उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक, तो ऐसे ऐसे इसमें चलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बौद्ध धर्म कथा वस्तु। क्यों? क्योंकि अभिधम पिटक का ये पार्ट है, या उसी का ही मूल स्रोत है, अभिधम पिटक से निकला हुआ है। कथा वस्तु पाली भाषा का बौद्ध धर्म ग्रंथ है जो हीनयान परंपरा से जुड़ा हुआ है। हीनयान परंपरा का भी थोड़ा सा आपको बता दें कि शायद आपको पता हो, लेकिन बौद्ध धर्म दो परंपराओं में, मेनली 2 परंपराओं में विभाजित है। एक है हीनयान और एक है महायान। तो कथा वस्तु हीनयान परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो एक बार फिर देखेंगे कि जैन धर्म में आगम है, आगम के भी 12 अंग और 12 उपअंग है। बौद्ध धर्म में पिटक साहित्य है, पिटक के भी 3 आगे उप साहित्य है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, और अभिधम पिटक में कथा वस्तु शामिल है। शैव धर्म में शिव पुराण, लिंग पुराण, और वैदिक धर्म में हमें बचपन से ही पता है कि 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और साथ ही ब्राह्मण, अरण्यक, ये सब आते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है और शायद आप सबको आता भी होगा कि निम्न में से कौन सा वेद यज्ञ, मंत्रों और अनुष्ठानों से संबंधित है। विच वेदा इज रिलेटेड टू द सैक्रिफिशियल रिचुअल्स एंड प्रोसीजर्स। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऋग्वेद, 4 वेद हैं, चारों में सबसे पहला ऋग्वेद। हमें क्या क्या पता है इसके बारे में? इसके 10 मंडल हैं। इसमें देवताओं के लिए मंत्र लिखे गए थे। सामवेद, भारतीय संगीत शास्त्र इसी वेद की देन है। इसमें जितने भी मंत्र हैं उन्हें गाया जाता है, उन्हें गा कर बोला जाता है। तो ये गायन से जुड़ा हुआ है। अथर्ववेद हम पढ़ चुके हैं ऊपर, ये आयुर्वेद का मूल स्रोत है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में मंत्रों, अनुष्ठानों और बलि जैसे परंपराओं का विवरण मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ के समय प्रयोग होने वाले मंत्रों का और नियम दिए गए हैं। तो छठा क्वेश्चन, आपको मिलान करना है इनका सही। पहला है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित्र और अभिज्ञात शकुंतलम। इस तरफ ऑथर दिए गए हैं विशाखदत्त, कौटिल्य, भाणभट्ट और कालिदास। तो सबसे पहले हमें जो आता है अभी तक वो है कि अर्थशास्त्र लिखा गया था कौटिल्य द्वारा, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, और ये मौर्य वंश से जुड़े हैं। दूसरा हर्षचरित्र, जिसका सही आंसर है बाणभट्ट। हर्षचरित्र लिखी गई थी बाणभट्ट द्वारा। और बाणभट्ट कौन थे? ये पुष्यभूति
वंश के सम्राट थे हर्षवर्धन, जो कि हर्षचरित्र में नाम है इनका हर्षवर्धन, उसके दरबार में होते थे। तो ये थे पुष्यभूति क्लैन से जुड़े हुए या वंश से जुड़े हुए। और राजा कौन थे? हर्ष। वर्धन। बानवट दरबारी थे वहां पे। अभिज्ञात शकुंतलम, इसके रचिता है कालिदास जी। कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, और कालिदास जी ने बहुत सारी अन्य रचनाएं भी की थी जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में ये ना पूछे और उन रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत, और विशाख दत्त जी के बारे में सही ऑप्शन है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन हैं, और इनके द्वारा एक और रचित है महाकाव्य, काव्य कह लीजिए, जो था देवी चंद्रगुप्तम। तो देखिए हमने एक ही क्वेश्चन से कितनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा, इन्हें चाणक्य भी कहा गया, और ये मौर्य वंश से जुड़े हुए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा लेखक किस राज्य से या किस राजा के समकालीन है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखी गई थी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ही काल से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने देवी चंद्रगुप्तम करके बुक भी लिखी या एक काव्य भी लिखा। इसके अलावा हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा लिखी गई, और बाणभट्ट पुष्यभूति क्लैन से जुड़े हुए हैं, जो कि राजा हर्षवर्धन के दरबार में थे। अभिज्ञात शकुंतलम कालिदास द्वारा लिखी गई, इनके द्वारा और भी रचनाएं लिखी गई थी, जैसे मालविका अग्निमित्रम और मेघदूत। और इसका आंसर भी यही है, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। ठीक। अगला प्रश्न, मनुस्मृति किस प्रकार का ग्रंथ है? मनुस्मृति इज अ व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट? वेद हमने पढ़ा, वेदों में तो नहीं आता। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसमें तो नहीं आता। महाकाव्य, महाकाव्य में कौन कौन से हुए? महाकाव्य में महाभारत और रामायण। तो ये भी काटिए। यात्रा वृत्तांत, कि किसी ने यात्रा की और उस यात्रा में उसने क्या क्या देखा वो लिखा गया था। या स्मृति ग्रंथ, तो स्मृति ग्रंथ का मतलब होता है याद रखा गया, कि किसी ने कहा और मैंने याद रखा। तो इसका सही आंसर है बी। और टोटल कितने हैं? तो 18 स्मृतियां हैं, जिनमें से मनुस्मृति एक स्मृति है। मनुस्मृति प्राचीन भारत का प्रमुख स्मृति ग्रंथ है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न, सीयूकी किस यात्री का विवरण है? सीयूकी इज द ट्रैवल अकाउंट ऑफ विच ट्रैवलर? फायान, हेनसांग, ई सिंह और इवन बतूता। तो एक तो क्वेश्चन ये है कि किसका वृतांत है, दूसरा ये कि ये फॉरेनर ट्रैवलर कब कब आए
किस किस के काल में आए और इनका ऑर्डर क्या था आने का। तो यहाँ से भी प्रश्न पक्का बनता है। तो इसका सही आंसर तो होगा सी यू की, जो कि हैन सॉन्ग द्वारा लिखी गई, हुआन सांग द्वारा लिखी गई। लेकिन हमें इसका ऑर्डर पता होना चाहिए और किस राजा के काल में आए हमें ये भी पता होना चाहिए। तो फायान, ये 2025 यूपीएससी का भी एक पीवाईक्यू है। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आते हैं और इनका समय था 399 से 412 एडी। तो ये सबसे पहले फॉरेन ऑथर थे। सेकंड फॉरेन ऑथर ह्वेन सांग, जो कि हर्षवर्धन के काल में आते हैं। तो हमें इनके दो फैक्ट पता लग गए कि ये किस काल में आए और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, सी यू की। तीसरा इत सिंह, ये 1672 एडी में आते हैं। और इब्न बतूता, ये दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए हैं, जो 1333 में मोरक्को से दिल्ली आते हैं और उस समय राजा थे MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें पगला राजा भी कहा जाता था। तो हमने यहाँ से क्या क्या जाना कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, ह्वेन सांग द्वारा। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सबसे पहले फाहियान, फिर ह्वेन सांग, फिर इत सिंह, फिर इब्न बतूता। और किस किस के राजा के काल में ये थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान, ह्वेन सांग हर्षवर्धन के काल में, और इब्न बतूता मोरक्को से आए थे MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। ह्वेन सांग हर्षवर्धन के समय भारत आया और उसने भारत का विस्तृत विवरण अपनी बुक में दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वैसे तो HS एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे और डिस्कस करते हैं इसके सारे। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच रूरल? समुद्रगुप्त, रुद्रदमन, खारवेल या भोज? तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के थे और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद पिलर भी कहा जाता है, इलाहाबाद का स्तंभ, ये इन्होंने बनवाया था। खारवेल उड़ीसा के शासक और इन्होंने उदयगिरी में हाथी गुफा अभिलेख बनवाया था। वहीं भोज, ये गुज्र प्रतिहार शासक होते थे। उनके एक राजा थे जिन्होंने ग्वालियर की प्रशस्ति बनवाई। सो इसका सही आंसर होगा रुद्रदमन। रुद्रदमन के बारे में एक और बात जानने की है कि ये पहली प्रशस्ति नहीं थी। जूनागढ़ है कहाँ? जूनागढ़ है गुजरात में। और ये जिस जगह बनाया गया था उस जगह पे सुदर्शन झील मौजूद है। तो सबसे पहले इस झील का निर्माण अशोका ने करवाया, फिर इस झील का पुनर्निर्माण या कि इसकी मरम्मत रुद्रदमन ने करवाई थी।
और इसके बाद गुप्त वंश में स्कंदगुप्त नामक एक शासक आता है जो फिर से उसे ठीक करवाते हैं। तो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट था, समुद्रगुप्त ने प्रयागप्रस्ती, रुद्रदमन ने जूनागढ़, लेकिन ये पहला नहीं था, इससे पहले अशोका ने उसका निर्माण करवा लिया था। और खारवेल ने उड़ीसा के उदयगिरी में हाथी गुफा अभिलेख बनवाया था, और भोज ने ग्वालियर की प्रशस्ति बनवाई थी जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक थे। तो गुर्जर जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन से संबंधित है और यह संस्कृत का प्रसिद्ध अभिलेख है। आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सी भाषा में था, तो ये संस्कृत भाषा का अभिलेख है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में गाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ? विच वर्ड वॉज यूज फॉर द कौ इन ऋग्वेदा? तो इसका सही आंसर होगा अघन्य, जिसका अर्थ होता है जिसे मारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गाय को बहुत ही पवित्र माना जाता था, आज भी पवित्र है, लेकिन पहले ऋग्वैदिक काल में गाय की उपयोगिता कुछ अलग ही थी। उस समय गायों के लिए युद्ध हुए, गायों के लिए कबीले बनाए गए थे, और गौधन यानी कि गाय को एक धन माना जाता था। तो गाय बहुत इंपॉर्टेंट थी ऋग्वैदिक काल में। एक और मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आज देखेंगे हम कि मैगस्थनीज, अल-बरूनी, इब्न बतूता और फाहियान, और इनके द्वारा लिखी गई कौन कौन सी किताबें हैं। तो अल-बरूनी, इब्न बतूता और फाहियान। तो मैगस्थनीज आया था मौर्य वंश के समय में, और उसने लिखी थी इंडिका। अल-बरूनी महमूद गजनवी के समय 1017 में आता है और किताब उल हिंद लिखता है। फाहियान गुप्त काल में आता है, जो हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आता है और गुप्तकालीन समाज का वर्णन करता है। वहीं इब्न बतूता MBT के समय यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय आता है और इसने लिखी रेहला। इसका करेक्ट सीक्वेंस ये है, A का 2, B का 3, C का 1 और D का 4। वेदों को समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई? हाउ मैनी वेदांग वर क्रिएटेड टू अंडरस्टैंड द वेदास? तो इसका तो नंबर सीधा याद रखेंगे कि नंबर है 6। लेकिन वेदांग है क्या क्या, क्योंकि एग्जाम से पूछा जाता है इनके बारे में। आपको 4 वेदांग दे दी जाएंगे, उनमें से कोई एक गलत होगा और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा गलत है। तो हमें याद रखना पड़ेगा, पहला वेदांग शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा व्याकरण, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। आप इसे बार बार रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नंबर नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे कि इनमें से कौन सा गलत है, विच वन इज ऑड। ये हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। अब तो शायद आपको आना चाहिए ये प्रश्न कि प्रयाग स्तंभ या प्रयाग प्रशस्ति जिसे कहा जाता है, किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है? अशोका, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर आपको पता है क्योंकि हमने ऊपर ये डिस्कस कर लिया है। तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त, गुप्त वंश से जुड़े हुए। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखी गई थी और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। कल्प सूत्र किस धर्म के प्रारंभिक इतिहास से संबंधित है? कल्प सूत्र इज रिलेटेड टू अर्ली हिस्ट्री ऑफ
विच रिलीजन? बौद्ध, जैन, वैदिक, शैव। तो कल्पसूत्र जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। सो हिस्ट्री का आज का आखिरी क्वेश्चन, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? इब्न बतूता, अल बुरूनी, हुसैन सांग और फाहियान। तो इसका सही आंसर होगा अल बुरूनी, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अल बुरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया और उसने अरबी भाषा में किताब उल हिंद लिखी और भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म का विवरण किया। ये कब आए? ये आए 1017 में उज्बेकिस्तान से। सो हमारा आज हिस्ट्री का पोर्शन खत्म होता है, जो कि बिल्कुल बेसिक था आज का। और अब अगला पोर्शन स्टार्ट होता है भारत का भूगोल। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? इंडिया ऑक्युपाइज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड टोटल जियोग्राफिकल एरिया? सो कितना होगा? इसका सही आंसर है 2.42%, जो कि 7वां है। विश्व में 7वें नंबर पर भारत का स्थान आता है। और इसका कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज्यादा रशिया का और सबसे कम वेटिकन सिटी। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। उत्तर दक्षिण विस्तार, हमें बताना है कि भारत का विस्तार और उसके किलोमीटर कितने में है। तो उत्तर दक्षिण का विस्तार, पूर्व पश्चिम विस्तार, स्थल सीमा और मुख्य भूमि की तटरेखा। इसमें मुख्य भूमि की तटरेखा आएगी, ना कि ओवरऑल इंडिया की तटरेखा, जिसमें आइलैंड इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका सही आंसर, सोचिए थोड़ी देर के लिए, इसका सही आंसर होगा ए। जिसमें उत्तर दक्षिण विस्तार 3,214 वर्ग किलोमीटर और पूर्व पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर का है। और स्थल की सीमा 15,200 किलोमीटर और मुख्य भूमि की सीमा 6,000, मुख्य भूमि की तटरेखा 6,100 है। हाल ही में टोटल कोस्टल एरिया में बढ़ोतरी हुई है या इंक्रीज हुआ है, और वो पहुंच चुकी है 11,000 लगभग। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा आप। उत्तर दक्षिण विस्तार 3,214, पूर्व पश्चिम विस्तार 2,933, स्थल की सीमा 15,200 और मुख्य भूमि की तटरेखा 6,100 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय यानी कि IST किस देशांतर रेखा पर आधारित है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज बेस्ड ऑन विच लॉन्गिट्यूड? 75, 82.5, 90 डिग्री और 97.25 ईस्ट। तो इसका सही आंसर होगा 82 डिग्री एंड हाफ, जो कि भारत के मिर्जापुर शहर से होते हुए जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होते हुए जाती है। और GMT में 5 घंटे 30 मिनट भारत आगे है। थोड़ा सा इसका आपको मैं ओवरव्यू देना चाहूँगा कि GMT है क्या।
तो ये मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ कहीं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और ये GMT 0 है, जो कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहा जाता है, और ये है इंग्लैंड में। तो ये इसका ईस्ट हुआ और ये इसका वेस्ट हुआ। तो ईस्ट की तरफ को टाइम प्लस होगा, मतलब कि पहले आएगा यहाँ पे, और वेस्ट की तरफ को टाइम ऐड होता जाएगा। तो हम ईस्ट की तरफ को है, इंग्लैंड से ईस्ट की तरफ को हम, तो हमारा टाइम जो है 5 घंटे 30 मिनट आगे है, इसलिए GMT 5:30 चलता है हमारा। और वेस्ट की तरफ को जैसे कि अमेरिका हो गया और वो उसके बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट है वहाँ पे, उन सब का माइनस की तरफ चलता है, यानी कि यहाँ पे टाइम इनसे भी पीछे है, मतलब हमारे से तो पीछे है ही, लेकिन GMT से भी इनका माइनस को है टाइम। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सबसे लंबी स्थलीय सीमा, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की, और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, और दूसरा सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य। तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से। कुछ इसी पर 2026 में UPSC में PYQ पूछा गया था। एग्जैक्ट फैक्ट नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट था, इससे जुड़ा ही था। सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, और दूसरा सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। तो सही ऑप्शन ए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट? तो बेसिक ये है कि कर्क रेखा ये हुई यहाँ पर, जो कि 23.5 नॉर्थ होती है। तो ये कौन से राज्यों से गुजरती है और कितने राज्य हैं? इसके हैं 8 राज्य। इसकी एक ट्रिक है, मित्र पर गम म छा झर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 8 राज्य हैं। आपको इसका सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि वेस्ट टू ईस्ट, तो याद रखना है कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट, इसका रिवर्स। ये ट्रिक याद रखनी है आपने। मित्र पर गमछा झर, ये 8 है, 8 ही शब्द है इसमें। झर झारखंड को डिनोट करता है, बस ये याद रखना है आपने। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, सर क्रीक और किबुथू, वहीं लोकेशन दी गई है इनमें लद्दाख, गुजरात, अरुणाचल और ग्रेट निकोबार। तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में सबसे लास्ट पॉइंट है, तो ये कहाँ होगा? 4। इंदिरा कोल लद्दाख में प्रेजेंट है, और सर क्रीक गुजरात में, जहाँ पे गुजरात और सिंध को अलग करती है, और किबुथू नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में प्रेजेंट है, जो LAC का पहला विलेज है, जिसे फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है LAC पर। तो सही ऑप्शन ए। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, और इंदिरा कोल उत्तरतम बिंदु है, और सर क्रीक पश्चिमतम क्षेत्र है, और किबुथू पूर्वतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया? अब ये सभी एक तो तमिलनाडु में है, इसको छोड़ के
तो आप इसे ऐसे भी बाहर कर सकते हैं। दूसरी चीज इनके बारे में पढ़ते हैं। कन्याकुमारी भारत का मुख्य मेनलैंड जो है या मुख्य भूमि है उसका अंतिम बिंदु है। वहीं धनुषकोडी रामेश्वर जो राम सेतु है वहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे मंदिर है, रामेश्वर मंदिर वहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन अभी भी हम दक्षिणतम बिंदु की तरफ नहीं पहुंचे। केप कैमोरिन किसी भी प्रायद्वीप का सबसे नीचे वाला नुकीला क्षेत्र केप कहा जाता है या अंतर्द्वीप कहते हैं। तो केप कैमोरिन भी इसका अंतिम बिंदु नहीं हुआ। तो इंदिरा पॉइंट इसका सही आंसर होगा। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसका पुराना नाम पैगुलियन पॉइंट भी था। अगला सही मिलान करना है आपने। मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन और डूरन लाइन। वहीं कंट्रीज में भारत पाकिस्तान, भारत चीन, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो मैकमोहन लाइन हम भारत और चीन के बीच में पढ़ते हैं। रेड क्लिफ लाइन विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के बीच में थी। वहीं डूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका 1891 में डूरन लाइन बनती है, तब ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में थी। लेकिन 1947 के बाद अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। सो इसका सही ऑप्शन ए। भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक रेखा का हमने पढ़ा, ये इसे बोलते हैं IST। ये जाती है 82 डिग्री एंड हाफ पे, वो भी ईस्ट पे। अब पूछ रहे हैं कि कौन कौन से राज्यों से होकर वो जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। भारत की मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजर के जाती है और ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो इसका सीक्वेंस चलता है नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। तो यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये याद रखना है। 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। पर आपको याद होना चाहिए कि 5 राज्यों से गुजरती है। और कर्क रेखा कितने से गुजरती थी? 8 से। उसका निमोनिक्स क्या था? मित्र पर गमचा झर। भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो ये है गुजरात की और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है जो है 1663 किलोमीटर और इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए।